जिसको ठीक है, वी आर डिस्कसिंग नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन. इट इज वन ऑफ द contact force, types of contact force, that is, if this force is acting on the system, it means the system is in contact with surrounding. We will see it. हम लोग देखेंगे इसको. देखिए कैसे. हेडिंग लिख लिया आप लोग ने. अब देखिए यहाँ पर कल हम लोग डिस्कस किए थे बेसिक लेवल पर, हम लोग आज उसी पे बात करने वाले हैं. सपोज ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड सरफेस है. ग्राउंड सरफेस बहुत ध्यान से अच्छे से समझिएगा. ग्राउंड सरफेस है और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है. हम लोग ने देखा था एक ब्लॉक कल भी, ब्लॉक जिसका मास कितना है m, ये सेंटर पॉइंट हो गया. ठीक, ग्राउंड सरफेस ब्लॉक ब्लू कलर से हमने जो बनाया है वो ब्लॉक है ग्राउंड सरफेस. सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग क्या पता करना चाहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम. तो FBD पता करना है इस सिचुएशन में. तो FBD के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सिस्टम डिफाइन करेंगे. तो सिस्टम हम डिफाइन करेंगे तो हम स्टडी करने जा रहे हैं ब्लॉक को. ब्लॉक हमारा सिस्टम बनेगा, तो हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं. ये चीज सबसे पहले क्लियर हो गया. तो इसका मतलब हमने सिस्टम क्लियर कर लिया कि किसको हम सिस्टम मान रहे हैं. सो द ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड वी विल कंसिडर इट एज ए सिस्टम. ठीक है, सबसे पहला बात सिस्टम हो गया ये. तो इसका सिस्टम का बाउंड्री है और सिस्टम के बाउंड्री के बाद जो कुछ भी होगा, रेस्ट ऑल ऑब्जेक्ट एंड बॉडी आर नोन एज और कॉल्ड एज सराउंडिंग. उसको सराउंडिंग मान लेंगे. तो अब ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम का एक बाउंड्री भी है. तो सिस्टम बाउंड्री क्रॉस करेगा, उसके बाद सराउंडिंग मिलेगा हमें. तो अब हमको ये देखना है कि सिस्टम क्लियर हो गया. तो सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस, थर्ड पॉइंट जो बोल रहा है, सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस देखने हैं. तो सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस हमारे इंट्यूशन से क्या क्या होगा. पहला, जो कि अर्थ अपने सेंटर की तरफ उस ऑब्जेक्ट को खींचेगी, तो ये होगा mg. ये ग्रेविटेशनल नेचर का होगा. इसको हम लोग वेट बोलेंगे. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट का वेट है, ये ऑब्जेक्ट, और जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बताए थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की खासियत क्या है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है. अब उसके बाद कांटेक्ट में है, तो ये ब्लॉक ग्राउंड के कांटेक्ट में है. तो ग्राउंड क्या है, सिस्टम या सराउंडिंग? सराउंडिंग. वेरी गुड, सराउंडिंग है. तो हम लोग थर्ड पॉइंट क्या पढ़े थे कि वी विल सी द डिफरेंट फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम. वी विल नॉट कंसिडर, वी विल नॉट सी द फोर्सेस विच इज अप्लाइड बाय द सिस्टम. आर यू गेटिंग इट? तो इसका मतलब जो फोर्सेस सिस्टम पे लगेंगी, हमें सिर्फ उसके बारे में सोचना है, बाकी कुछ नहीं. तो क्या ग्राउंड सिस्टम पे फोर्स लगाएगा? ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है ना, तो ग्राउंड सिस्टम पे फोर्स लगाएगा ना. क्योंकि ग्राउंड सिस्टम के साथ कांटेक्ट में है, यहां पर कांटेक्ट फोर्स एक्ट करेगा. और कांटेक्ट फोर्स किस पर एक्ट करेगा? सिस्टम पर. क्योंकि सिस्टम जो लगा रहा है उससे हमें कोई मतलब, हमको सिर्फ मतलब है कि सराउंडिंग सिस्टम पे लगा रहा है कि नहीं. तो ग्राउंड है क्या, सराउंडिंग सिस्टम, हम उस पर फोर्स लगा रहा है कि नहीं. तो सिस्टम पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए हम काउंट करेंगे. तो चूंकि ग्राउंड कांटेक्ट सरफेस है, तो ध्यान से देखिए, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. यहां पे लिखेंगे दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट when the system is in contact with surrounding. ठीक है, सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में रहेगा तब एक्ट करेगा. उसके बाद इसमें और क्या पॉइंट है, एक और पॉइंट है इसमें, द फोर्स, द रिएक्शन, नॉर्मल
force always act perpendicular to the contact surface। मतलब क्या हम कहेंगे कि नॉर्मल फोर्स जो है वो दो कंडीशंस में एक्ट करेगा। पहला कि कांटेक्ट सरफेस होगा, तब कांटेक्ट होगा सराउंडिंग के साथ तभी होगा, सिस्टम यहां सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में है तभी नॉर्मल एक्ट करेगा, पहला रीजन। दूसरा, हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांटेक्ट सरफेस के ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नहीं भूलना है। हमेशा परपेंडिकुलर, क्योंकि सरफेस चेंज होगा, इंक्लाइंड भी होगा, उल्टा भी होगा, सब कुछ होगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में आपको रखना है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, एक चीज और है जो बहुत ध्यान में रखना है, उसको ये समझना है कि ये ब्लॉक जो है वो ग्राउंड पर फोर्स क्यों लगा रहा है। हालांकि उसको कंसिडर नहीं करना है, लेकिन ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि ग्राउंड पर ये फोर्स लगा रहा है तभी तो ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। समझ रहे हैं? यदि हम ग्राउंड पर फोर्स लगाएंगे तभी तो नॉर्मल मिलेगा, यदि ग्राउंड पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो नॉर्मल हमें नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं? जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं और अच्छे तरीके से। सब लोग यहां ध्यान से देखिए, यहां हम इसी पे बताते हैं। मान लीजिए ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है? तो क्या ब्लॉक मोशन कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ब्लॉक रेस्ट में है, इस सरफेस के भी रिस्पेक्ट में। ग्राउंड छोड़ दीजिए, यही ग्राउंड है, मान लीजिए मेरा जो पाम है यही ग्राउंड है उसके लिए, तो ग्राउंड पर ये प्लेस किया हुआ है और ये रेस्ट पर है। इसका मतलब है कि ग्राउंड इस पर जो फोर्स लगा रहा है उसके वेट से बैलेंस हो रहा है, यानी कि सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है? जीरो है। यदि सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो सिस्टम कभी भी रेस्ट पे नहीं रहेगा। क्या लाइन बोले? इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम विल नॉट बी जीरो, सो बॉडी विल नॉट रिमेन इन रेस्ट स्टेट और स्टेशनरी स्टेट। वो रेस्ट में या स्टेशनरी स्टेट में नहीं रहेगा। कब? जब उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक है? ये रेस्ट पर है, इसका मतलब है इस बात का ये साबित करता है कि ये बॉडी जो है वो इस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो है, तभी ये रेस्ट पर है, अदरवाइज ये रेस्ट पर नहीं हो सकता। ठीक है? तो अब यदि मान लीजिए हम इसको, ग्राउंड तो इसको खींच रहा है तो नॉर्मल कुछ लग रहा है तभी तो ये रुका हुआ है। अब यहां पर हम इसको यदि हम छोड़ेंगे तो यहां ग्राउंड तो है नहीं, तो वो नीचे चला जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा नहीं। समझे? तो नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट सरफेस के कारण मिलेगा लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा। इसको भी हम लोग और डिटेल में समझेंगे। तो mg एक्ट किया, अब कांटेक्ट के कारण नॉर्मल एक्ट किया, इसको हम लोग n से डिनोट करेंगे और यही क्या है? नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस बिटवीन, किसके बीच में? सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है? समझ पा रहे हैं इस बात को? और यदि ये बॉडी रेस्ट में है, यदि ये बॉडी किस में है? रेस्ट में है, तो हम कह सकते हैं द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। सो इफ द ब्लॉक is in rest state, then we can say summation of all forces are zero। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोलेंगे, इसको बहुत अच्छे से आप इन्वर्टेड कॉमा करके साइन अप कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? ये सब रटा होना चाहिए। यदि आपको ये एकदम जब क्लियर है, याद है, तो आपको आगे कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कंसेप्चुअल होगा।
मैकेनिक्स में, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में है हम लोग, ये और कॉन्सेप्चुअल होगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप यदि चीज़ें याद है, लेयर बाय लेयर याद है, तो आपको क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत कभी नहीं आएगी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस बना पाएंगे। वही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम आपको इसमें पुट आउट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो समझ गए, एक ये पॉइंट को समझ गए और एक ये समझ गए। यदि मान लीजिए सपोज करें कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांटेक्ट में नहीं है ग्राउंड के या फिर सराउंडिंग के, कांटेक्ट में नहीं है। सपोज सिचुएशन कुछ इस तरह का है, ये ग्राउंड है, हमारा ग्राउंड है ना, और ये ग्राउंड में टच पे नहीं है, टच नहीं किया हुआ, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर है, यानी कांटेक्ट में नहीं है। तो एन कितना होगा? एन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तभी एक्ट करेगा जब सरफेस क्या है, कांटेक्ट में है। यदि कांटेक्ट नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन होगा ही नहीं। नॉर्मल रिएक्शन तभी एक्ट करेगा जब सिस्टम और सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में होगा, ठीक है। यदि कांटेक्ट में नहीं है तो नॉर्मल फोर्स 0 होगा, वो एक्ट ही नहीं करेगा। समझ पाए? और एक और रीजन होता है नॉर्मल फोर्स एक्ट करने का, कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कि सिस्टम सराउंडिंग पे फोर्स लगाएगा तभी सराउंडिंग सिस्टम पे फोर्स लगाएगा। लेकिन हमें कंसिडर सिर्फ करना है कि जो सराउंडिंग ने सिस्टम पे फोर्स लगाया। लेकिन इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक सराउंडिंग पर सिस्टम फोर्स नहीं लगाएगा, सराउंडिंग सिस्टम पर फोर्स नहीं लगाएगा। सिस्टम को सराउंडिंग पे फोर्स लगाना पड़ेगा उस केस में। किस केस में? नॉर्मल फोर्स में, ठीक है। समझ पाए? आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद यदि वो बराबर है तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस क्या होंगे? 0। तो हम साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। साइन कन्वेंशन क्या कहता है? ज्ञात कीजिए साइन कन्वेंशन। ये एक्स है, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ये हमेशा हम आपको बार बार बताएंगे, इसको आपको पूरी तरह से माइंड में अच्छे से रिकॉल कर लेना है। यदि अभी इसके अकॉर्डिंग चले तो आप मुझे ये बताइए कि सिस्टम पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम, विच आर एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? y axis only. There is no any force which is acting along x axis, ठीक है। तो x axis के along कोई फोर्स नहीं है, सारे फोर्सेस किसके along है? y axis के along है। अब देखना है कितने फोर्स पॉजिटिव y में है, कितने फोर्स नेगेटिव y में है। तो पॉजिटिव y में एक फोर्स है, नेगेटिव y में एक फोर्स है। तो पॉजिटिव y को पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव y को नेगेटिव लेंगे। तो यहां पर देखिए प्लस एन माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं ना? तो इसका मतलब ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि समेशन ऑफ क्या लिखे हैं? इफ द ब्लॉक इज इन रेस्ट स्टेट देन वी कैन से द समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस आर 0। तो सारे फोर्सेस का समेशन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इस माइनस वाले को इधर ले जाएंगे तो एन बराबर क्या आएगा? एम जी। इसका मतलब है नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक छोटा सा क्वेश्चन, इफ m इज इक्वल टू 10 kg एंड g कैन बी टेकन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, देन फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। तो n बराबर क्या होगा? n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू एम जी। m कितना है? अरे बोलो, 10, और इनटू g कितना है? 10। तो ये हो गया 100 न्यूटन। यानी नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? 100 न्यूटन। इसका मतलब है आज तक यदि कभी भी जीवन में आप, कभी भी अभी तक के जीवन काल में कभी भी आपको ये सुनहरा मौका मिला हो कि आप सब्जी लेने गए हो या फिर कुछ अनाज चावल कुछ भी लेने गए हो, और वहाँ पर दुकानदार के पास जो वेइंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, उसने जैसे ही सब्जी रखा, मान लीजिए भिंडी रखा, तो वो वेइंग मशीन रीडिंग देता है कितना? 9.10 kg। यदि वेइंग मशीन ने रीडिंग दिया कितना? 9.10 kg, आपको चाहिए भिंडी 1 kg, तो क्या ये 1 kg है? तो वो भिंडी और उस पर डालेगा
उसका वजन बढ़ करके क्या होगा, इसको ऐसे कर दीजिए 0 पॉइंट, तो क्या ये है ऐसे, तो वो और विंडी डालेगा, फाइनली क्या होगा 1.001 होगा, तो आप उसको ले लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन जो मिल रहा है विंडी को वेइंग मशीन पर रखने पर, विंडी को वेइंग मशीन पर रख रहे हैं तो वेइंग मशीन नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, तो एन वो बता रहा है, एन बता रहा है, तो एन यदि मास बढ़ेगा तो एन बढ़ेगा। मास अभी 10 kg है तो फोर्स कितना लगा, 100 लगा। यदि मास 20 kg हो जाए तो नॉर्मल कितना होगा, अरे इधर देखो, कहां देख रहे हो, कहां, नाखून के पीछे पड़े हो। चलिए बताइए, यदि मास 20 kg हो जाए तो नॉर्मल बढ़कर कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि वेइंग मशीन में 1 kg दिखे तो आपको मास बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं वेइंग मशीन में 300 न्यूटन दिखे तो मास कितना होना चाहिए, 30 kg होना चाहिए। तो आप जब तक उसका वजन आप उसमें मास 30 kg नहीं देंगे तब तक वेइंग मशीन में 300 न्यूटन नहीं दिखाएगा। लेकिन उसको कन्वर्ट कर जाता है बाई जी से, तो वो मास में दिखाता है हमको, ठीक है। बेसिकली वो वेट होता है, लेकिन वो जो वेइंग मशीन है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि डिवाइड बाई जी कर दिया गया, जो भी फोर्स आया उसको डिवाइड बाई जी कर दिया गया, तो वो मास बताता है। समझ गए। कभी देखे हैं वेइंग मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जिसको कहते हैं, उस पर आप वजन देते हैं, उसका रिएक्शंस बढ़ता जाता है। जैसे हम लोग खुद अपना वजन नापने के लिए हम लोग एक मशीन रहता है उस पर चढ़ जाते हैं, चढ़ते हैं तो उसका रीडिंग भागता है, वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, उसका रीडिंग बढ़ता जाता है। यदि आप उस पर खड़े हैं तो आपको मान लीजिए सपोज करें कि आपको 65.18 दिखा रहा है, यानी कि 65 kg और 180 ग्राम है, ऐसा दिखाएगा वो। तो ये क्या बता रहा है, यदि कोई दूसरा आदमी जाएगा तो उसका वजन ज्यादा होगा तो ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। समझ पाए। तो ये कंडीशन है उसका, क्योंकि आप रेस्ट में हैं इसलिए नॉर्मल रिएक्शन दिखा रहा है। मान लीजिए कोई आदमी उसमें नहीं चढ़ा तो उसका रीडिंग क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, समझ गए। तो ये सारे चीजों को ध्यान रख करके आप वैल्यू निकालेंगे। इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, डाउट है तो बोलिए। वेज है जिस पर ब्लॉक रखा हुआ है, मास m, हमको इसका क्या निकालना है, FBD निकालना है। FBD निकालना है तो सबसे पहले हम किसको सिस्टम मानेंगे, ब्लॉक को सिस्टम मानेंगे, वेज को नहीं। यदि FBD वेज बोलेगा तब हम वेज की तरफ ध्यान देंगे, लेकिन अभी हमको क्या बोल रहा है, ब्लॉक का FBD निकालना है। तो ब्लॉक हमारे लिए सिस्टम हो गया, ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस को निकालना है। तो ब्लॉक पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट करेंगे उसको हम ब्लू कलर से दिखाते हैं। आप उसमें हाँ या ना कहिएगा, आपकी सहमति होगी तो ही दिखाएंगे, आप बोल दीजिए कि नहीं इसको हटाओ तो हटा देंगे। ठीक है, तो पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेंटर पॉइंट उसका ये सेंटर ऑफ मास होगा ना। तो जब हम FBD पढ़ा रहे थे तो सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ डिस्कस किए थे क्या, अरे बोलो हाँ या ना। ठीक, चलिए तो अब यहां सेंटर ऑफ मास से एक नीचे mg जाएगा। वेक्टर सबको क्लियर है ना, क्योंकि फोर्स कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर, तो वेक्टर के नियम अनुसार चलेगा। समझ गए। यदि इंडिया का जो भी ट्रैफिक सिस्टम है तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप इंडिया में रहते हैं तो आप इंडियन हैं तो इंडियन ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप अमेरिकन हैं तो आप अमेरिका के ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप अमेरिका चले गए तो भी आपको उसके ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग किधर चलते हैं, लेफ्ट साइड में, अमेरिकन किधर चलते हैं, राइट साइड में। तो हमारे जस्ट उल्टा है, तो वहां पे जाएंगे तो उनके रूल्स को फॉलो करना होगा। यहाँ रहेंगे तो हम इंडियन जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह यदि वेक्टर है फोर्स तो वेक्टर्स के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यदि वो स्केलर होगा तो उसको स्केलर के रूल्स को फॉलो करना होगा। समझ पाए। तो क्या फोर्स वेक्टर है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा,
एक ये फोर्स लगेगा, और कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल। तो कॉन्टेक्ट सरफेस ये है, उसके नॉर्मल ये लगेगा, बोलो ये होगा नॉर्मल? क्या ये होगा? क्यों? क्योंकि वो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है वो लाइन। कॉन्टेक्ट सरफेस पहले हॉरिजॉन्टल था, अभी क्या है? इंक्लाइंड है। ठीक, तो इतने से बात नहीं बनेगी, इतने से बात नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक्स वाई प्लेन। ये हमारा एक्स है और ये वाई है। तो वाई एक्सिस के अलोंग तो नॉर्मल मिल गया। क्या एक्स या वाई एक्सिस के अलोंग mg है? और कोई फोर्सेस लगेगा ब्लॉक पर, क्योंकि ब्लॉक हमारा सिस्टम है। तो डिफरेंट फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम कौन कौन से होंगे? एक तो mg, दूसरा नॉर्मल, और कोई है? और कोई फोर्स नहीं है? कंफर्म करिए। प्रेशर, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की अभी हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो ठीक कह रहा है, वो लगेगा, लेकिन अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। सरफेस कैसा है? स्मूथ है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है स्मूथ है। स्मूथ सरफेस है, मतलब समझ में आ रहा है? स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस है। अब ये mg हो गया, तो y एक्सिस तो ये हो गया, x एक्सिस तो ये हो गया, लेकिन mg तो x y में है ही नहीं। तो mg को हमको x y में लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने अभी प्लेन कैसा लिया है? ये y लिया है, इसको x माना है, तो ये y होगा, ये x होगा। तो y के अकॉर्डिंग तो नॉर्मल है, लेकिन x के अकॉर्डिंग mg है क्या? तो इसको रिजॉल्व करना होगा। हम लोग वेक्टर के रेजोल्यूशन मेथड को अच्छे से जानते हैं, उसको फॉलो करेंगे। तो ये थीटा है, ये एंगल कोई बता सकता है कितना होगा? कोई बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा? बोलिए। या ये एंगल कितना होगा? बोलिए। 45 क्यों होगा? यहाँ थीटा एंगल दिया तो 45 कैसे होगा? ध्यान से देखिए। अच्छा आप आइए, इसको थोड़ा सा हम नीचे मान लें। जैसे ये थीटा है, तो ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। तो ये लाइन के अल्टरनेट एंगल, यदि ये एंगल, इसको ये थीटा मान रहे हैं, ये आगे जाकर परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा, होगा। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा, तो मतलब ये टोटल एंगल तो 90 है, ये टोटल एंगल तो 90 है, और ये 90 माइनस थीटा हो गया, हुआ ना? क्योंकि ये जो एंगल है वही तो यहाँ एंगल है ना? अरे बोलो हाँ। ये जो एंगल वही तो ये एंगल है, तो 90 माइनस थीटा, तो टोटल एंगल तो 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये y एक्सिस के लॉन्ग है, ये x एक्सिस के लॉन्ग है। तो x एक्सिस लॉन्ग y एक्सिस के दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा? थीटा होगा, होगा, बोलो। तो आइए अब हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं। किसको रिजॉल्व करते हैं हम लोग? बताइए, आप ही बताइए हमें, किसको रिजॉल्व करना चाहिए? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप जानते हैं, तो अब मान लीजिए कि इसको हम लोग रिजॉल्व करें, ठीक, और यहां से इसको ऐसे ले, ऐसा कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो थीटा एंगल बना है और ये mg है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? इस डायरेक्शन में ये mg cos थीटा लिख सकते हैं, और इस डायरेक्शन में क्या होगा? mg sin थीटा होगा। तो ये वेक्टर रिजॉल्व हो जाएगा। कुछ समझ में आया? हाँ, अब हम तेजी से करके निकलेंगे, इतना धीरे करेंगे तब तो आप लोग लपेट दीजिएगा हमको। चलिए, तो ये हो गया mg, ये रिजॉल्व हो गया mg sin cos थीटा और mg sin थीटा। अब ये जो वेक्टर है, इसको हम डॉट, चूंकि हम क्या बोले थे, ब्लॉक को हम क्या मानेंगे? चौथा नंबर पॉइंट क्या है? सब रटा होना चाहिए। चौथा नंबर पॉइंट खोल के देखिए क्या है। सिस्टम को क्या मानेंगे? पार्टिकल। तो सिस्टम को पार्टिकल मान लिए ना?
तो अब यहां पर देखिए, सिस्टम को जब हमने पार्टिकल मान लिया तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, mg साइन थीटा बोलेंगे। और यहां पर जो इस डायरेक्शन में वेक्टर है, इसको हम लोग इसको mg cos थीटा मानेंगे। और यहीं पर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल। और ये पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है। समझ पा रहे हैं कुछ? अरे बोलो। तो आप देखिए, और ये हो गया mg साइन थीटा, हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, x और y के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये mg रिजॉल्व हो गया ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिजोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है दिस साइन represents the resolution of वेक्टर। कौन सा वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कौन सा, mg वेक्टर को रिजॉल्व करना शो करता है, इसलिए हम यहां पर mg को नहीं दिखा रहे। समझ में आया? अब इस तरह से रिजॉल्व हो गया। तो mg साइन थीटा एक मेजर फैक्टर है जिस कारण से वो ब्लॉक जो है नीचे जा सकता है। ठीक है, सरफेस स्मूथ है, वो नीचे जा सकता है। क्या वाई एक्सिस में वो जा सकता है क्या, ब्लॉक इधर स्लाइड करेगा, क्या वो वाई एक्सिस में ऊपर या नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, सिंस द ब्लॉक और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम कैन नॉट मूव along y axis, so summation of all forces acting in y axis must be 0 by keeping upward as a positive। कुछ समझ में आया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। सो फिर से, अब मास्टर फिर से लिख रहा है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंस द ब्लॉक मतलब सिस्टम कैन नॉट मूव अलोंग वाई एक्सिस, वी आर मेंशनिंग द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस ओनली, वी आर नॉट टेकिंग एनी फोर्सेस which are acting along x axis, we are simply bothering about the forces which are acting along y axis only. That is the most significant concept while we are dealing with forces or vectors. This is most important key factor when we are writing over forces. Are you getting it? मतलब हम ऐसे डील नहीं कर सकते हैं, अलग अलग डील करना पड़ेगा, नहीं तो हम कंफ्यूज रहेंगे। सो सिंस द ब्लॉक दैट इज सिस्टम कैन नॉट मूव अलोंग y axis, so we can write summation of all forces acting along y axis by keeping upward direction as a positive। तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव, एंड दैट फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। व्हाई इट शुड बी इक्वल टू 0, व्हाई इट मस्ट बी इक्वल टू 0, बिकॉज इन वाई डायरेक्शन ब्लॉक और सिस्टम कैन नॉट हैव एनी मोशन। व्हेन द ब्लॉक विल स्लाइड ओवर द surface, it will have only one direction motion, and that is negative x-axis. Body cannot move along y-axis, that's why the summation of all forces acting in y-axis will be 0. Are you getting it? ये कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं? ये y है, ये x है। x y axis can be taken according to our convenience. We are not restricted to
टेक इट एज ए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ओनली। ये कोई जरूरी नहीं कि हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही लें एक्स वाई एक्सेस को। वी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू टेक वट एवर वी वॉन्ट, बट द बेसिक कंडीशन बिटवीन इट दैट द एंगल बिटवीन एक्स और वाई एक्सिस विल बी 90 डिग्री। अंग्रेजी नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप बोल रहे समझ में ही बह रहा है, अब बोल भी नहीं रहे हैं, इसको नींद आ रहा है। जाओ धो के आओ। क्या झालू रखे हो घर पर? क्या रात को क्या करता है? हरे राम हरे रे। ओ हो, इसका भी अपना पिटारा सेक निकाल के लो मास्टर, दे दिया। लाइट नहीं है, हम रात भर जगे हैं तभी भी पढ़ा सकते हैं क्या? तो यहां पर जस्ट हम लिख देते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दिस इंप्लाइज एन बराबर एम जी। सिचुएशन क्या होगा? ये सिचुएशन आएगा, ये नॉर्मल और ये एम जी इस सिचुएशन में आएगा। अब आइए थर्ड केस में, देखिए यहां पर ध्यान से, एक हम लोग ले रहे हैं ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस है ये, ठीक। ग्राउंड सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अभी ड्रॉ नहीं कीजिएगा, देखिए अभी कुछ ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ बैठ करके समझिए आराम से। अभी समझने का काम सबसे ज्यादा, लिखने का काम बाद में होगा। M1 ये M2, हमारे पास दो ब्लॉक हैं जो कि ग्राउंड सरफेस पर रखे हुए हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां कह रहा है फाइंड दी FBD। FBD मतलब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द FBD ऑफ M2 मास और M1 मास। मतलब पहले केस में हम सिस्टम किसको मानेंगे? M2 को मानेंगे। दूसरे केस में सिस्टम किसको मानेंगे? चलिए अब इसको ड्रॉ कीजिए, ये तो लिख ही लिए हैं, इसको ड्रॉ कीजिए और निकाल के बताइए सेपरेटली, अलग अलग। पहले M2 को सिस्टम मान करके उसका FBD निकालिए और फिर M1 का उसको सिस्टम मानकर FBD निकालिए, ठीक है। कोई समझ लीजिए उनसे, और जो जहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, यहां देख लीजिए। अभी हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, अप्रोच कैसे करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे, आपको भी लिखना चाहिए ऐसे। तो अभी देखिए यहां पर कैसे अप्रोच करते हैं। फॉर FBD ऑफ मास, कौन सा? M2 मास का FBD हम ड्रॉ कर रहे हैं। अभी देखो ध्यान से, देखो छोड़ो उसको भी, साइड करो, ध्यान से देखिए। FBD ऑफ मास M2 की बात कर रहे हैं, तो M2 पे लगने वाले फोर्सेस को देखना है, क्योंकि हमने क्या मान लिया, M2 को सिस्टम मान लिया है। तो M2 ब्लॉक यहां देखिए, M2 ब्लॉक है ये M2 है। तो M2 पे लगने वाले फोर्सेस, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस है उसको हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, आप भी कोई और कलर से दिखाइएगा उसको। ये है कितना? M2G। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये तो लगेगा ही लगेगा ब्लॉक पर, कहीं भी रहे वो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो M2G लगेगा। अब अपवर्ड डायरेक्शन में ये कौन होगा? ये नॉर्मल, इसको हम N1 मान लेते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय M1 मास। बात समझ पाए? ये लाइन को समझ पाए हैं? नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय M1 मास, जो कि ब्लॉक M2 पे लगाएगा। चूंकि M2 सिस्टम है, तो M2 M1 पे लगाएगा, वो नहीं देखना हमको। देखना क्या है, M1 जो उस पे लगाएगा, किस पर? M2 पर। चूंकि सिस्टम कौन है हमारा? M2। तो क्या M1 लगा रहा है फोर्स उस पर, तो देखेंगे उसको, है ना। तो ये नॉर्मल हुआ, क्योंकि कांटेक्ट है ना, तो कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल लगेगा, इनके कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल लगना चाहिए, ठीक है। तो एक N1 लगा और M2G 0। तो ये सिस्टम मोशन तो कर नहीं रहा है, कर रहा है क्या? रेस्ट में है। इसीलिए तो लिखेंगे
सिंस द ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक M2 इज इन रेस्ट, और यही ब्लॉक M2 जो है क्या है हमारा सिस्टम है, तो इसका एबिलिटी ये ड्रॉ कर दिए, अब ये रेस्ट में है। सो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन y एक्सिस बाय कीपिंग अपवर्ड एज ए पॉजिटिव विल भी क्या होगा 0 होगा। तो N1 यहां पर क्या होगा, N1 बराबर क्या हो जाएगा M2G होगा ऐसा, सही है ये हम लोग जान के समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं किसका, फॉर FBD ऑफ मास, कौन सा मास की बात करेंगे, मास M1 मास की बात करते हैं हम लोग। तो M1 मास का बात करेंगे तो यहां देखिए ब्लॉक कौन सा M1, अब इस पे लगने वाले फोर्सेस को देखना है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1G होगा, ये M1G होगा, ठीक। उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में ये N2 होगा, ये कौन होगा, ये N2 कौन होगा, नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय ग्राउंड ऑन M1 मास। बोलिए सही है ये ग्राउंड, तो यहां कांटेक्ट में ये M1 मास जब सिस्टम है तो कितने सरफेस कांटेक्ट में है इसके, एक, और ये 2 सरफेस कांटेक्ट है तो दो नॉर्मल होंगे, तो M1 पर तो ग्राउंड नॉर्मल फोर्स लगाएगा जो हम लोग पहले भी देखे हैं, तो उसको हम N2 मान लिए। अब उसके बाद कांटेक्ट में होने के कारण M2 मास, चूंकि अब हमारा M2 सिस्टम नहीं है, सिस्टम कौन है, तो M1 पर M2 अपना वेट देगा ना, अपना वेट देगा। यदि मान लीजिए कि आपके कंधे पे कोई छोटा बच्चा है, तो बच्चा का वेट आप पे लग रहा है ना, वेट लग रहा है कि नहीं, आप मान लीजिए छोटे बच्चा आपके कंधे पर आपने उसको रखा है, तो आप देखे भी होंगे, तो छोटा बच्चा यदि आपके कंधे पर है तो वो अपना वेट, जितना उसका वेट है उतना वो फोर्स तो आपके कंधे पे लगा रहा है, आप पे लग रहा है ना, तो वो आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, क्योंकि आप सिस्टम है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये N3 होगा, और N3 का मैग्नीट्यूड बराबर N1 का मैग्नीट्यूड, बोलो ये सही है। क्या जो लास्ट में मैंने लिखा है वो आप बचा पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। N1 क्या है, N1 नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय M1 मास, और ये N3 क्या है, नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय M2 मास। होगा क्या ऐसा, हाँ, M2 मास का जो नॉर्मल M2G के बराबर होगा, क्योंकि M2 मास जो M1 मास पर फोर्स लगा रहा है वो उसके वेट के बराबर लगा रहा है, वेट के बराबर ही तो लगा रहा है, अपने सेल्फ वेट के बराबर ही तो लगा रहा है वो, तो हम लिख सकते हैं ना ये बात, N3 का मॉड बराबर क्या है, M2G लिख सकते हैं, और यही क्या है, बोलिए, यदि बच्चा आपके कंधे पे है तो जो बच्चे का अपना वेट है वही तो वो आप पे फोर्स लगा रहा है, उसका वेट ही तो फोर्स लगेगा, और उसका वेट जो है वो नॉर्मल को नॉर्मल के बराबर है जो आप उस बच्चे पर लगा रहे हैं। तो मुद्दा क्या है, सिस्टम किसको मान रहे हैं आप उस पर डिपेंड कर रहा है। इस केस में सिस्टम M2 है, इस केस में सिस्टम, चूंकि M1 जो है, M1 के पास 3 फोर्सेस होंगे, क्यों, पहला उसका Mg, और 2 सरफेस कांटेक्ट में है M1 के, इसीलिए 2 नॉर्मल लगेगा, ठीक। तो नॉर्मल का एक N3 का डायरेक्शन नीचे क्यों हुआ, मतलब नॉर्मल नीचे क्यों लगा इस पे M1 मास पर, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर है ब्लॉक, तो वो ब्लॉक अपना वेट उसको देगा ना M1 मास को, और M1 मास ही क्या है, हमारा सिस्टम है,
तो सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस देखने हैं। क्योंकि कांटेक्ट के कारण लगा है इसीलिए इसको हम नॉर्मल नाम दिए हैं। और वो नॉर्मल किसके बराबर है? जो m2 मास का अपना वेट है उसके बराबर है। समझ पाए इस एबिलिटी को? तो इस पे लगेंगे 3 फोर्सेस, इस पे लगेंगे 2 फोर्सेस। और एक और बात समझिए क्या है कि इसमें चूंकि ये भी रेस्ट में है, y एक्सिस में सारे फोर्सेस क्या होंगे? बोलिए, अरे बोलिए। सिंस द ब्लॉक कॉन m2 m1 इज इन रेस्ट में है, तो इसीलिए समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग इन y डायरेक्शन बाय कीपिंग अपवर्ड डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। अपवर्ड डायरेक्शन कौन है? तो प्लस n2 माइनस n1 और माइनस m1g इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि n2 इज इक्वल टू क्या होगा? n2 इज इक्वल टू होगा m1g और प्लस n1। तो n2 इज इक्वल टू क्या हो गया? n1 लिखना ठीक है, एक मिनट। n2 प्लस n3 होगा, सॉरी n3, n1 माइनस n3 माइनस m1g, जो कि जो नीचे वाला था वो माइनस हो गया, अपवर्ड वाला पॉजिटिव है, ऐसे लिखे। तो n2 बराबर m1g इधर आने पर प्लस n3। तो m1g और प्लस n3 का वैल्यू कितना है? m2g के बराबर है। तो यहां क्या लिखेंगे? m2g। तो फिर n2 बराबर क्या हो गया? m1 प्लस m2 इंटू g। इसका मतलब है कि ग्राउंड कितना नॉर्मल फोर्स लगाएगा m1 पर? दोनों मासेस के बराबर। कुछ समझ पाए इस बात को? इस बात की गहराई को समझ रहे हैं? पानी सर के ऊपर से जा रहा है, क्या महसूस हो रहा है आपको? आप जो महसूस कर रहे हैं वो बताइए। लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से लिख सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो आप मुझे पहले कंफर्म हो के ये बताइए, अभी ये बोर्ड पे ही है, यदि कोई भी एक पॉइंट यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज पूछिए। कंफर्म हो गया? तो लॉ क्या कहता है? एफवीटी का जो नियम है, फ्री बॉडी डायग्राम का नियम क्या कहता है कि इफ वी हैव टेकन m1 mass as a system then we will consider all forces which are acting on the system। तो m1 मास पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं, उन सारे फोर्सेस का कैलकुलेशन हम करेंगे। फोर्स दिखाएंगे और उसका डायरेक्शन भी दिखाएंगे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका हमको डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो फोर्स है, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे, दूसरा उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो m1 मास का जो हमारा मेन डायग्राम है उसमें देखिए, m1 मास जो है उसके ऊपर में एक ब्लॉक रखा है, तो ब्लॉक अपना वेट उस पर देगा ना। और ऐसे भी इसको एक और तरीका है समझने का कि दो कॉन्टेक्ट सरफेस है, दो कॉन्टेक्ट सरफेस हैं। किसी ब्लॉक का जितना ज्यादा, किसी सिस्टम के साथ जितना कॉन्टेक्ट सरफेस होगा उतना ही नॉर्मल उस पर एक्ट करेगा। कॉन्टेक्ट सरफेस 2 हैं तो यहां 2 एक्ट करेगा, यदि कॉन्टेक्ट सरफेस 3 होते तो 3 एक्ट करता। तो यहां पर ये m1 मास के साथ एक मतलब समझना क्या है कि इसके पास 2 कॉन्टेक्ट सरफेस हैं। m2 मास के पास कितना कॉन्टेक्ट सरफेस है? 1, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन एक ही लगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक। और चूंकि हमारा सिस्टम कौन है, यदि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा सिस्टम है तो उस पर लगेगा। तो m1 मास की हम यदि बात करें तो m1 मास पर सबसे पहले तो उसका वेट जो डिफाइंड है वो तो लगेगा ही लगेगा। mg के साथ कोई दिक्कत ही नहीं, हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, वो तो लगेगा ही लगेगा। यदि मास है तो mg लगना ही लगना है। तो mg हो गया पहला फोर्स। अब हो गया कि कौन सा, एक और कौन सा, तो ग्राउंड जो है वो m1 मास पर फोर्स लगाएगा ना, क्योंकि ग्राउंड से कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट सरफेस हुआ तो ग्राउंड तो लगाएगा ही m1 मास पर फोर्स। तो उसको हमने नाम दे दिया n2, कोई भी नाम दीजिए आप यहाँ इसको n1 माने हैं तो इसको n2 मान लीजिए, या r1 r2 भी मान सकते हैं, जो मानने का मन है मानिए, लेकिन नंबर अलग अलग रहेगा। यहाँ n1 रखें तो यहाँ इसको n2 कर दिए, आप n5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पर n2 क्या है? n2 कौन सा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय ग्राउंड ऑन मास m1। m1 मास पर जो नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है ग्राउंड, समझ गए?
तो वो हो गया, क्योंकि वो अपवर्ड लगेगा ना, कि ग्राउंड नॉर्मल देगा तो अपवर्ड लगेगा, और उसके टॉप पर जो M2 मास है वो अपना वेट देगा इस पर, तो वेट देगा तो वो वेट तो वेट जो है वो M2G, M2G कौन है, M2G वो वेट है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है जो M2 मास पे लग रहा है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो M1 मास पे तो नहीं लग रहा है, वो M2G M1 मास पे तो नहीं लग रहा है, M1 मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो है M1G। तो M2G जो वेट है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो वही वेट से M2 मास M1 मास को फोर्स लगा रहा है, तो कांटेक्ट होने के कारण नॉर्मल मिल रहा है, तो वो कांटेक्ट का नॉर्मल को हमने N3 मान लिया। चूंकि वो ऊपर है तो वो M1 मास पर नीचे फोर्स लगाएगा, तो इसीलिए इस फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, नीचे। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, जितना M2 मास का वेट है उतना ही तो वो फोर्स देगा कांटेक्ट के टर्म में, इसीलिए हमने क्या किया, N3 बराबर M2G, क्यों, क्योंकि N1 मास का मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही वो N1 मास जो है, N1 जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उतना ही वो M2G का वेट है, यहां से निकाले हैं ना। ये कैसे निकला, M2G बराबर N1 क्यों निकला, क्योंकि वो बॉल ब्लॉक किस में है, रेस्ट में है, तो सारे फोर्सेस वाई एक्सिस में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, इसलिए N1 बराबर क्या निकला, M2G निकला। तो N1 बराबर M2G हमको पता है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम M1 मास लेंगे तो N1 जो है, N1 जो नॉर्मल लगा था M2 मास पर उतना ही अमाउंट का नॉर्मल फोर्स लगाएगा M2 मास किस पर, M1 मास पर, तो M1 मास पर उतना ही मैग्नीट्यूड का लगेगा। चूंकि ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए इसको N1 नहीं कह सकते हैं, सेम मैग्नीट्यूड का है लेकिन N1 नहीं कह सकते हैं। आप पढ़े नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो N1 जो N3 है और जो N1 है वो दोनों कौन फोर्सेज हैं, N3 है जो M2 M1 पे लगा रहा है, M1 कौन है, N1 कौन है जो M1 M2 पे लगा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। इसको और तुरंत समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली और करिएगा तब समझ में आना अच्छे से आएगा। तो N3 बराबर, जो कि मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन अपोजिट है, ये हो गया, और पता है कि N1 मास का मैग्नीट्यूड कितना है, N2G, M2G है वो, देखिए, इसीलिए हम उसकी जगह पुट कर दिए, और वहां पर जब जहां जहां N3 यूज हुआ वहां वहां उसके मैग्नीट्यूड की जगह पर क्या पुट कर दिए, M2G पुट कर दिए, M2G और यहाँ M1G, तो M कॉमन ले लिए, तो इससे निकल गया कौन, N2। N2 कौन सा नॉर्मल है, जो कि ग्राउंड लगा रहा है M1 पर, समझ पाए, चलिए राइट डाउन कीजिए। मौके बार बार नहीं मिलेंगे।